धूप ने गुजारिश की, एक बूंद बारिश की। अब देखिए कि इस पूरी धूप में एक बूंद की क्या कहें, इतनी बारिश। वैचारिकी का जो क्रम है, अब देखिए कि बहुत कुछ कहने की स्थितियां नहीं है, बावजूद इसके कुछ ऐसे अकादमिक जो दुनिया है, उस अकादमिक दुनिया में बहुत सारे पद निर्मित हैं और उन पदों पर बातचीत होती रहती है। उस पर काफ़ी अपने मंच ने उसे डिनाई भी किया है। मैं जहाँ तक समझ पाया कि मर्दवाद एक ऐसा प्रतिपक्ष है, चाहे वो स्त्री विमर्श का हिस्सा हो, चाहे वो दलित विमर्श का हिस्सा हो, प्रतिपक्ष के रूप में उसे लेकर के चलते हैं। राइटिंग्स भी इसी को लेकर के चलती है। कई बार हम ये जेंडर के डिस्कोर्स में हम पुरुष को सामने खड़ा करते हैं कि वो मर्दवाद। मुझे लगता है कि इसे थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहिए कि मर्दवाद किसी में भी हो सकता है। दरअसल पूरी सत्ता जो है, समाज भी एक सत्ता है, परिवार भी एक सत्ता है, उस पर सिर्फ एक जो इंडिविजुअलिटी है यानी व्यक्ति और अस्मिता वहीं से शुरू होती है। और जब हम समाज की ओर बढ़ते हैं तो अस्मिता का स्वीकार्य होता है। समाज में अस्मिता का स्वीकार्य होता है, आपको अस्मिता दी नहीं जाती, वो आप लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आइडेंटिटी जो है वो सिंगुलर अप्रोच में होती है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मर्दवाद है वो किसी स्त्री में भी हो सकता है, वो किसी अन्य सेक्स में भी हो सकता है। तो मर्दवाद दरअसल और कुछ नहीं, मेरे व्यक्तिगत उस समझ के अनुसार मर्दवाद और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा अधिकार मूलक तंतु है जो संसाधन के बंटवारे पर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी का दावा करता है। जाहिर सी बात है कि संसाधन के बंटवारे, चाहे सामाजिक संसाधन हो, चाहे पारिवारिक संसाधन हो, तो पारिवारिक संसाधन चाहे सामाजिक संसाधन पर जो बंटवारा है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी तय करने वाला व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि अपने पक्ष में ही नियमों को बनाएगा। तो इस रूप में भी या इस रूप में कैनवास का यह जो पहलू है, इस पहलू पर भी या इस रंग में भी हमें मर्दवाद को देखना चाहिए। अमूमन हम लोग मर्द को सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष के रूप में देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर हम लौट करके वहीं चले आते हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ ये कहनी है कि समाज के भीतर चीजें बाद में बनती हैं। समाज वही लेता है, समाज कुछ बनाता नहीं उस रूप में, वो वही लेता है जो परिवार के भीतर या हम इंडिविजुअली जो बनाते हैं। सबने कहा कि स्त्री और पुरुष होते नहीं, बनाए जाते हैं। और कबीर मान जी ने बहुत अच्छे ढंग से, मैं कहूँगा कि हमारी जो समझ है उस समझ को बेहतर विस्तार दिया है। ऋतिक ने भी बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को बताया है कि कैसे हमें खास करके इन चीज़ों को समझना चाहिए। अब आप देखिए कि समाज के जो प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को तोड़ने की पूरी कोशिश है और होनी भी चाहिए। समाज के प्रतीक टूटते भी रहे, आप इतिहास उठा करके देखिए। लेकिन समाज कितना चालाक होता है या परिवार की संरचनाएं कितनी चालाक होती हैं कि जब प्रतीक टूटते हैं तो उन प्रतीकों के समानांतर एक दूसरे प्रतीक को वे ला करके खड़ा कर देते हैं। यानी हम अभी जिन प्रतीकों से लड़ रहे होते हैं, हमें दूसरे प्रतीकों के साथ लड़ने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ये एक जो कहा जाए कि ये अगर कोई ये सवाल करे कि इसका क्या भविष्य होगा, तो मैं कहूँगा कि देखिए, मर्दवाद जाने वाली चीज़ नहीं है। वो नए नए रूप में आपके सामने घास की तरह उगती चली आएगी। उस पर पत्थर भी रख दीजिए, तभी वो जहाँ जल पाएगी, फिर वो उगेगी, उसका स्वरूप नया होगा। कभी वह समाज के जो कर्णधार हैं उनके रोड में विकसित होगी, कभी यानी जिसका वर्चस्व होगा। अभी एक बात बड़ी इस फिल्मों में जो फिल्म दिखाई गई, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक सवाल भी उससे जुड़ा हुआ है, और वह है आर्थिक आज़ादी का। आप गौर कीजिए इस बात पे कि जो फिल्म थी, उस फिल्म में जो महिला है वो घर की जो का जो कर्ज है
उस गज को चुकता करने में समानांतर अपना अवदान देती है। लेकिन उस पुरुष को जो उस परिवार पर नियंत्रण करता है, उसे नागवार गुजरता है कि उसका जो नियंत्रण है वह स्त्री छीन सकती है। तो आर्थिक आज़ादी का जो एक मसला है, जो कि स्त्री सरोकारों में भी बहुत महत्वपूर्ण है, दलित सरोकारों में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं कहूँगा ये तो पूरी की पूरी जो सदी है वो आर्थिक संदर्भों को लेकर के पड़ी है। वैश्वीकरण का जो पूरा का पूरा दौर है, ये कमजोरी भी है और बहुत बड़ी ताकत भी है। ताकत इस रूप में है कि आज हम यहाँ पर खुले तौर पर, खुले मंच पर इतनी बातें कर रहे हैं, तो उसका एक धरातल यह भी है। तो इस रूप में भी हमें देखना होगा कि हमें